करेंटली अभी देखा जाए तो अंडर 25,000 रुपीज वन प्लस नॉट CE3 ही एक ओनली बेस्ट ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन है। इसके अलावा आप कोई भी स्मार्टफोन देख लो, उसमें आपको एक ना एक एरिया में मेजर कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। लाइक Infinix Zero 30 में ब्रांड वैल्यू, Vivo T2 Pro एंड iQOO Z7 Pro में स्टीरियो स्पीकर, Moto H40 Neo में परफॉर्मेंस, Poco F5 एंड X6 Pro में कैमरास, न्यूली लॉन्च Redmi Note 13 Pro थोड़ा ओवर प्राइस है एंड सो ऑन। दैट्स वाई यहाँ एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि क्या OnePlus Nord CE3 वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन 2024 में भी दी ओनली ओवरऑल बेस्ट पैकेज है अंडर 25,000 रुपीज या नहीं। वेलकम बैक टू सुमित वाईपीएफ यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम यहाँ पे कोई बेसिक बातें नहीं करेंगे, विच मीन्स बेसिक स्पेसिफिकेशंस। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस स्मार्टफोन, विच इज अ जेन्युइन यूजर एक्सपीरियंस कि क्या आपको 2024 में OnePlus Nord CE3 लेना चाहिए, क्या अभी भी अंडर 25,000 रुपीज ये वन ऑफ द बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन है, एंड है तो किन के लिए, किस डिपार्टमेंट में, एंड इनके जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या रहेंगे जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड सुमित के साथ। फर्स्टली मैं बात करूंगा मेरे बैड एक्सपीरियंस के, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे एक 20,000 के ऊपर आने वाले स्मार्टफोन से, स्पेशली एक ऐसे ब्रांड के स्मार्टफोन से जिसकी हाइप अलग ही लेवल पे रहती है। फर्स्टली देखा जाए तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर मिलता है विद Antutu स्कोर्स ऑफ अबाउट 6 lakhs एंड 8GB रैम, जो अकॉर्डिंग टू इट्स हार्डवेयर आराम से अभी एंड आने वाले 3 से 4 साल तक नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर ही देगा। मगर मुझे इसके सॉफ्टवेयर पार्ट में कुछ इश्यूज नोटिस हुए जो आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। लाइक फर्स्टली जब भी मैं यहाँ पे इस स्मार्टफोन में अपनी YouTube वीडियो YouTube पे अपलोड करने से पहले प्ले करता हूँ, तो ये स्मार्टफोन अजीब सी एक रेड टिंट ऐड कर देता है स्किन टोन्स में, जो देखा जाए तो बिल्कुल एक वियर्ड सा बग है। और ये सेम चीज यहाँ पे थर्ड पार्टी वीडियो प्लेयर्स में भी देखने के लिए मिल जाती है। देन फिर सेकेंडली मैं यहाँ पे हमेशा YouTube पे 2x स्पीड पे वीडियो देखता हूँ, तो इस केस में भी मुझे यहाँ पे कई वीडियोस में फ्रीक्वेंट फ्रेम ड्रॉप्स, फ्रेम स्टक एंड एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए मिली। बाकी ये YouTube पे HDR प्लेबैक भी सपोर्ट करता है, बट 4K वीडियोस में अगेन फ्रेम ड्रॉप्स कभी कभी नोटिस हो जाते हैं, या मैं बोल लूं मोस्टली टाइम नोटिस हो जाते हैं। और वैसे यहाँ ऐसा नहीं है कि हर अंडर 25,000 रुपीज का स्मार्टफोन में ऐसा होता है। इससे पहले 2 साल पुराना जो मेरे 20,000 रुपीज का स्मार्टफोन था iQOO का, उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू था ही नहीं। देन इसके बाद इसमें हमें 120 हर्ट्ज की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बट जब भी हम स्मार्टफोन को स्मार्ट स्विच मोड में यूज करते हैं तो कई एप्स में ये 120 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है वो प्रोवाइड नहीं करता। लाइक YouTube में 60 हर्ट्ज, इंस्टाग्राम में 90 हर्ट्ज, क्रोम में 90 हर्ट्ज, व्हाट्सएप पे 90 हर्ट्ज एंड सो ऑन। बाकी इस चीज से यहाँ पे जाने अनजाने में हमारा एक फायदा हो जाता है, विच मीन्स इस स्मार्टफोन का हमें बैटरी लाइफ ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। लाइक यहाँ पे अगर आपका मॉडरेट यूजेज है तो आपका आराम से 1 से 1.5 दिन इस स्मार्टफोन में इजीली निकल जाएगा। बाकी अगर आप हैवी यूजेस भी है आपका, तो भी 1 दिन तो बिल्कुल ही आराम से आपको ये स्मार्टफोन बैटरी बैकअप दे देगा। और वहीं चार्जिंग स्पीड इसकी बिल्कुल इंसेनली फास्ट है। 80 वॉट पे अराउंड 30 to 35 मिनट्स में ये स्मार्टफोन फुल चार्ज कर देता है। एंड एडिशनली इसमें 2 सेपरेट बैटरीज है, जिससे टेक्निकली ये इंडिविजुअल बैटरी को मैक्सिमम 40 वॉट पे ही चार्ज करेगा, जिससे लॉन्ग रन में यहाँ पे बैटरी लाइफ भी बेटर सस्टेन रहेगी। और वैसे यहाँ पे एक और बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको फॉलो करके हम अपनी बैटरी की लाइफ को और ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करके रख सकते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे बाद में बात करेंगे। बाकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड ऐसा कोई मुझे इशू इसमें कोई फेस नहीं हुआ। अगर आपका नॉर्मल यूजेस है तो ये 3 से 4 साल तक आपका साथ दे सकता है। एंड एडिशनली इसमें UFS 3.1 स्टोरेज होने की वजह से ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी ये काफी स्नैपी फील होता है। और साथ ही में यहाँ पे ऑक्सीजन OS एक वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड UI तो है ही। लाइक आप यहाँ पे इस ऑक्सीजन OS को ऐसे देखो कि इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो भर भर के फीचर्स हैं, लाइक स्क्रीन ऑफ जेस्चर, ऐप लॉक, प्राइवेट फोल्डर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एज लाइटिंग, फ्लिप टू साइलेंस, आयर ब्लास्टर, कॉल रिकॉर्डिंग, थीम्स, आइकन पैक्स एंड सो मेनी UI कस्टमाइजेशन ऑप्शन। एंड इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अपने छोटे मोटे जो ऑप्शंस होते हैं जो इसकी हमें नीड होती एक एंड्रॉइड की UI में,
वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन जैसे छोटी छोटी फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे इतनी सारी फंक्शनैलिटी से लोडेड होने के बाद भी ये वन ऑफ द स्मूदेस्ट एंड्रॉइड यूआई है। एंड यही चीज ऑक्सीजन ओएस को मेरी फर्स्ट चॉइस बनाती है। और साथ ही में इसमें हमें यहाँ पे कोई एड्स वगैरह का भी झंझट नहीं मिलता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपने स्मार्टफोन को ध्यान से सेटअप करोगे तो मेरी तरह आपको फनटच ओएस में भी कभी भी एक फालतू का एक सिंगल नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, एड्स तो दूर की बात है। बाकी यहाँ इस नॉट CE3 में OnePlus ने 2 इयर्स का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं, जो सिर्फ यहाँ पे मुझे पेपर में अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे इनको अपने अपडेट की फ्रीक्वेंसी पे बहुत काम करने की जरूरत है। स्टिल ये वाला स्मार्टफोन अभी November 5 के सिक्योरिटी पैचेस पे चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी मुझे अपने iQOO स्मार्टफोन में सिक्योरिटी पैचेस या OnePlus Nord CE3 से बेटर एंड जल्दी देखने के लिए मिल जाते हैं, जबकि उसे लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं। देन फिर इसके अलावा हम यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस की और कुछ चीजों पे बात करें तो इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो अंडर 25,000 बिल्कुल दी बेस्ट है एंड बहुत ही रिच है। साथ ही में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत प्रॉपर तरीके से UI में डिफरेंट जगहों पे किया गया है। और बाकी इस स्मार्टफोन में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अंडर 25,000 के हिसाब से नॉर्मल मिल जाता है। लाइक इसमें है 6.7 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले विद थिन एंड कंसिस्टेंट बेजल एंड चिन। बाकी इसके स्टीरियो स्पीकर्स भी डिसेंटली लाउड है विद गुड स्टीरियो सेपरेशन एंड डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। और वैसे आपको यहाँ पे मेरी वीडियो में इस स्मार्टफोन के चेन एंड बेजल थोड़े से मोटे लग सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरे इंदौर में इससे थिन बेजल्स वाला कोई भी टेम्पर ग्लास नहीं मिला एंड साथ ही में कोई भी यहाँ पे एक परफेक्ट फुल्ली ट्रांसपेरेंट टेम्पर ग्लास नहीं मिला। एंड एडिशनली इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ग्लास मेंशन नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे मेंशन होता भी तो भी यहाँ पे टेम्पर ग्लास तो हमें यूज करना ही चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन उठा के देख लो, उस पे यहाँ पे कितने भी बड़े बड़े नाम लिख के प्रोटेक्शन बताया हो, बट फिर भी वो यहाँ पे लेवल 6 पे स्क्रैचेस तो देने ही लगता है। बाकी इस पे यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, विच इज गुड। बट यहाँ पे आपको इसकी डिस्प्ले में बस एक कॉम्प्रोमाइज लग सकता है, अगर हम यहाँ पे जो न्यूली लॉन्च हो रहे हैं अपने स्मार्टफोन 2024 में उनसे कंपैरिजन करें। एंड वो है यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस। लाइक इसमें है यहाँ पे 950 निट्स की ब्राइटनेस, जो यहाँ पे आपको नॉर्मल विजिबिलिटी तो प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट सनलाइट में आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, ना फ्रस्ट्रेशन होगा कि मुझे दिख नहीं रही डिस्प्ले। बट फिर भी अगर हम कंपैरिजन के तरीके से देखें तो इसकी ब्राइटनेस आपको कम लग सकती है। देन इसके अलावा इसमें हमें NFC सपोर्ट मिल जाता है फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट एंड आयर ब्लास्टर भी है, जिससे हम अपने स्मार्टफोन से अपने होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और एडिशनली इसमें हमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जो देखा जाए तो 25,000 रुपीज के अराउंड जो स्मार्टफोन है उनसे बिल्कुल गायब सा हो गया है। बाकी इसमें हमें सारे ही अप टू डेटेड कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके वजह से हमें नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी में कोई भी कहीं से कहीं तक इश्यू नहीं आएगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। तो फर्स्टली इसमें रियर कैमरा का जो मेन सेंसर है वो है Sony IMX890 विद OIS एंड ये सेम सेंसर हमें OnePlus 11, OnePlus 11R में भी देखने के लिए मिल जाता है। बट इससे ये कंक्लूड नहीं होता कि आपको सेम क्वालिटी की इमेजेस इस स्मार्टफोन से भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ISP प्रोसेसर की अलग अलग होती है। बाकी जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब इसका कैमरा सिस्टम कुछ खास नहीं था, बट अभी अपडेट के बाद इसमें काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है एंड मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बोल सकता हूँ in terms of video, autofocus, color science, outdoor and indoor photos, portrait, HDR processing, low light, consistency in everything। इसका सिंपल सा फंडा है, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एंड कलर बूस्ट करता है हर फोटो एंड वीडियो में, जिसके वजह से इंडोर में यहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर वेल लिट कंडीशन नहीं होता है वहां पे आपको डार्क सेक्शन में थोड़ी डिटेल्स मिस आउट लग सकती हैं। एंड स्किन टोन की बात रही तो ये यहाँ पे थोड़ा मैजेंटा और यू कैन से रेडिश टोन ऐड करता है। बैक कैमरा में थोड़ा स्लाइटली एंड फ्रंट कैमरा में एक स्टेप ज्यादा, जो देखा जाए तो एट द एंड आपको फोटोज में अच्छा लगेगा एंड ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या फिर मैं बोलूँ तो ओवर नहीं है।
ये है अपना इंडोर का वीडियो एंड ऑडियो सैंपल, जहां पे अपना लाइट सोर्स है अराउंड 10 फीट के डिस्टेंस पे, वही नॉर्मल 18 वॉट की ट्यूबलाइट, एंड यहाँ पे कैमरा का डिस्टेंस है अराउंड 1 मीटर का। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी काफी सही निकल के आ रही है, स्पेशली ऑडियो। बस इसमें एक कमी मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं कि ये 4K वीडियोस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता। एंड अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए एंड साथ ही में थोड़ा फोटोज में थोड़ी हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा iQOO Z7 Pro या Vivo T2 Pro अंडर 25,000 रुपीज। बाकी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि OnePlus यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अपना कैमरा सिस्टम को और थोड़ा बेटर कर दे, क्योंकि इसका जो बैक कैमरा का हार्डवेयर है वो काफी शानदार है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा ये जो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो कैमरास हैं, इन पे मैं कभी बात करना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। बाकी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिजाइन एंड इन हैंड फील पे। तो अकॉर्डिंग टू मी ये स्मार्टफोन इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल सेफ प्ले कर रहा है। इसमें हमें कोई फ्लैशी कैमरा मॉड्यूल नहीं मिलता। ये आप बोल सकते हो कि बिल्कुल एवरग्रीन कैमरा प्लेसमेंट है, जो कभी यहाँ पे आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगी। साथ ही में इसमें फ्लैट डिस्प्ले एंड प्लास्टिक बैक है, जिससे फोन ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है एंड अपनी चिंता भी कम हो जाती है। एंड एडिशनली फोन का वेट एंड थिकनेस भी कंट्रोल्ड रहती है, और वीगन लेदर की तरह गंदा या फिर समय के साथ पील होने की चिंता भी नहीं रहती। इसके अलावा इसमें हमें फ्लैट एंड कर्व फ्रेम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आईफोन की कॉपी या बोलो इंस्पिरेशन भी हो जाती है। एंड साथ ही में जो बैक साइड से स्टिल ये कर्व है, उसके वजह से ये यहाँ पे कंफर्टेबल टू होल्ड भी रह जाता है अगर आप यहाँ पे बिना केस के यूज करना चाहते हो। और केस से याद आया कि अगर आप इसका ब्लू वेरिएंट परचेस करते हो तो 1 वीक में आपके केस की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं रहेगा, काफी ये गंदा हो जाएगा। बाकी अगर आप एक ब्लैक वेरिएंट लेते हो तो मैं इसके केस को वन ऑफ द बेस्ट केस बोल सकता हूँ जो आपको एक स्मार्टफोन के साथ देखने के लिए मिलता है। प्रोटेक्शन वाइज भी काफी अच्छा है एंड साथ ही में क्वालिटी वाइज भी काफी ये शानदार है। बाकी इन सब के अलावा यहाँ पे कंक्लूजन पे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आप और वीडियो देख के जज कर लेना। नाउ कंक्लूजन यहाँ पे इस स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि करेंटली 23,000 की प्राइसिंग में इससे बेटर ओवरऑल स्मार्टफोन पैकेज स्टिल 2024 में कोई भी नहीं है, कंसिडरिंग द ब्रांड वैल्यू एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आपको ब्रांड वैल्यू मैटर नहीं करती, आपको इन्फिनिक्स पे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में भी सब चंगा सी रहेगा, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स 030 से बेटर कोई स्मार्टफोन नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैमरा का। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में यहाँ पे थोड़ी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए तो आप यहाँ पे पोको F5 या फिर न्यूली लॉन्च पोको X6 Pro ले लो। एंड अगर आपको स्टीरियो स्पीकर से कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा तो Vivo T2 Pro और यू कैन से iQOO Z7 Pro भी एक बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल के आएगा। एंड इन सब के अलावा आप यहाँ पे न्यूली लॉन्च Redmi Note सीरीज की तरफ भी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये काफी प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन्स लग रहे हैं। बाकी अगर आपका यहाँ पे बजट ज्यादा है तो आप इस फॉर्मेट में कमेंट करके विद इन 24 to 48 आवर में अपने कमेंट्स के रिप्लाईज ले सकते हो।